दुनिया में सबसे पहले अमेरिका ने 16 जुलाई 1945 में एटमी धमाका किया। इसके सिर्फ 20 दिन बाद 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने लिटिल बॉय नामी एटम बम हिरोशिमा पर फेंककर तबाही मचा दी और सिर्फ 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी पर फैट मैन गिरा दिया, जिससे लाखों इंसान मुतासिर हुए। इसके बाद रूस 1949, बर्तानिया 1952, फ्रांस 1960 और चीन ने 1963 में यह सलाहियत हासिल कर ली, जिससे इन ममालिक को अपनी अपनी हद तक दुनिया में न सिर्फ बालादस्ती हासिल हो गई, बल्कि यही 5 ममालिक सलामती काउंसिल के मुस्तकिल मेंबर ठहरे। पाकिस्तान ने इस सिमत में पेशरफ्त का आगाज 1956 में डॉक्टर नज़ीर अहमद की चेयरमैनशिप में पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के क़याम से किया। पाकिस्तान में एटमी प्रोग्राम का आगाज़ सन 60 की दहाई के इब्तिदा में हुआ। ये अयूब खान का दौर हुकूमत था। तब पाकिस्तान का एक रिएक्टर जो कि पिंस्टैक में है वो लगा, और इस सिलसिले में जो कोऑपरेशन थी वो अमेरिका की तरफ से उनका एक एटम फॉर पीस प्रोग्राम था वो थी। उसके अलावा कनाडा ने भी पाकिस्तान से कोऑपरेट किया और 1971 में जो एटमी बिजली घर कराची का है उसकी इनॉग्रेशन होती है और इस तरह पाकिस्तान एटमी टेक्नोलॉजी के दौर में दाखिल होता है। इब्तदाई तौर पर मकासद तो थे वो सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से थे कि मेडिकल, एग्रीकल्चर मैदान में इसको इस्तेमाल किया जाएगा, यानी पीसफुल पर्पसेस के लिए इस प्रोग्राम का आगाज़ हुआ था। बरसगीर में ताकत का तवाज़ुन उस वक्त मुकम्मल तौर पर बिगड़ गया जब 18 मई 1974 को पोखरान, राजस्थान में भारत ने अपना पहला एटमी धमाका कर दिया और मकारी से उसका नाम द स्माइलिंग बुद्धा चुना। नतीजतन पाकिस्तान एक इंतहाई कमज़ोर मुल्क के तौर पर दुनिया के नक्शे पर नजर आने लगा। वो वक्त था जब पाकिस्तान थोड़ा सा चौंक उठा और पाकिस्तान का जो 47 से मैं कहूँगा अदम तहफ़्फ़ुज़ का हमें एक एहसास था, क्योंकि जो इंडियन लीडरशिप थी जब पाकिस्तान बना तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि पाकिस्तान जो है ये चंद महीनों का खेल है, ये ख़त्म हो जाएगा। दुनिया ने उसको रोकने की कोई कोशिश नहीं की, तो हमारी क्योंकि पुरानी थ्रेट है हिंदुस्तान से, अभी भी है वो थ्रेट, ज़रदारी साहब जो मर्जी के लें, तो भुट्टो साहब ने को एहसास हो गया कि पाकिस्तान के पास और कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि हम भी एटमी ताकत बने। वज़ीर-ए-आज़म भुट्टो ने किसी किस्म की पब्लिसिटी के बगैर जुलाई 1976 में लिबिया, सऊदी अरब, यूएई और कुवैत जैसे बरादर इस्लामी ममालिक के माली ताउन से कहोटा रिसर्च लेबॉर्ट्रीज को कायम किया। उनका ये ख्याल था कि अगर जो ईसाई हैं उनके पास बम है, यहूदी हैं तो उनके पास बम है, कम्युनिस्ट हैं तो उनके पास बम है, अंग्रेज़ हैं तो उनके पास बम है, तो हिंदू हैं और उनके पास बम है, तो फिर मुसलमान जो है उनके पास भी एक बम होना चाहिए ताकि वो जो आलम इस्लाम का इंटरेस्ट है उसको वो सेफ गार्ड कर सके। जहाँ तक भुट्टो साहब का ताल्लुक है, उन्होंने इस काम को शुरू किया, उन्होंने इस काम की
इब्तिदा की और उन्होंने डॉक्टर कदीर को हॉलैंड से बुलवाया और वो वहाँ से तशरीफ लाकर उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने डिप्लोमेसी के जरिए फ्रांस से एग्रीमेंट किया कि उनको रीप्रोसेसिंग प्लांट मिलेगा, लेकिन ये जो प्लांट वाला मामला था ये आलमी सियासत की नज़र और अमेरिका की मुखालफत की नज़र हो गया। लेकिन इस तरह पाकिस्तान ने अपने एटमी प्रोग्राम को एक नई सिमत जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में। डॉक्टर खान ने भुट्टो को यकीन दिलाया कि वो सिर्फ 7 साल के मुख्तसर अरसे में पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बना देंगे। दुनिया के कानों में इस मंसूबे की भिनक पड़ गई। फ्रांस के ऊपर एटमी रीप्रोसेसिंग प्लांट लगाने के मंसूबे को ख़त्म करने के लिए दबाव डाला जाने लगा। उस वक्त के अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हेनरी किसिंजर ने अगस्त 1976 को गवर्नर हाउस लाहौर में भुट्टो को धमकी दी कि अगर तुम इस अज़्म से बाज ना आए तो हम तुम्हें इबरत का निशान बना देंगे। 12 अगस्त 1979 को न्यूयॉर्क टाइम्स में कहूटा प्लांट पर कमांडोज के हमलों की अमरीकी तैयारियों की खबर शाया हुई तो अमरीकी दफ्तर खारजा ने फौरन इसकी तरदीद कर दी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मिस्टर वॉन क्रिस्टोफर टास्क फोर्स पॉलिसी के तहत इस्लामाबाद पहुंचे और फौजी और इक़्तिसादी इमदाद की बंदिश की धमकी दी और वापसी पर इस पर अमल दरामद करवा दिया। जनरल ज़ियाउल हक ने अफगान जंग में अमेरिका की मुकम्मल हिमायत करके इस प्रोग्राम को बचाए रखा। 1977 में इक़्तिदार संभालने के बाद भुट्टो साहब से पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम फ़ौज की बराह रास्त कंट्रोल में आ गया और जनरल ज़ियाउल हक ने प्रोग्राम को उस पॉइंट से आगे चलाया जिस पॉइंट पे उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो से हासिल किया था। उसने पाकिस्तान कई दफ़ा ये कुछ वाक़यात वो बताते हैं कि किस तरह जनरल ज़ियाउल हक साहब ने डॉक्टर साहब के साथ, जिसे हम कहना चाहिए राजों ने आज की बातें की और उनकी हौसला अफजाई की और ये कहा कि आप यूँ करें वो करें, पैसों की फिक्र ना करें। तो वो एक तो उन्होंने फ्री हैंड दिया, पूरी हौसला अफजाई की। दूसरे ये कि वो जैसे हम कह सकते हैं कि जो मुश्किलात थी उस दौर में उसका मुकाबला किया। एक फ़ायदा ये हुआ, अफ़गान जिहाद शुरू हो गया क्योंकि रूस आ गया अफ़गानिस्तान में, उसमें पाकिस्तान फ्रंट लाइन स्टेट बन गया और जो है ज़ियाउल हक ने उसको पूरा पैट्रोनाइज किया, मुजाहिदीन को और ये और रूस का मुकाबला किया। अमेरिका जो है ना वो बड़ा खुश था उस दौरान, क्योंकि अमेरिका के जो मुफादात थे वो इस इलाके के साथ थे। रूस से वो खौफजदा था कि वो गर्म पानी तक न पहुंच जाए और वो मशरिक़ वस्ता में पहुंच के हमारे जो मुफादात है उनके लिए खतरा न बन जाए। चुनाचे उनको इल्म था कि ये एटमी बम जो है वो बन रहा है, तो उसने नजरें नीचे कर ली। उन्हीं के वक्तों में ये प्रोग्राम तकमील को पहुंचा और उन्हीं के वक्त में ये प्रोग्राम मानी खेल हुआ, यानी डिलीवरी सिस्टम भी उसका मुकम्मल तरीके से उसका तजर्बा किया गया और हम उसमें कामयाब हुए। जनरल ज़ियाउल हक ने इस प्रोग्राम को मुकम्मल किया, ये एक तारीखी हकीकत है। 1983 में कोल्ड टेस्ट
हो चुका था, चागी के पहाड़ों का इंतखाब किया जा चुका था। जनरल ज़ियाउल हक के दौर में पाकिस्तान ने एटम बम बनाने की सलाहियत हासिल कर ली। इसका पहला सबूत उन्होंने टाइम मैगजीन के साथ एक खसूसी इंटरव्यू में फराहम किया, और दूसरा सबूत 1984 का डॉक्टर कदीर का वो इंटरव्यू था जो उन्होंने भारतीय सहाफ़ी कुलदीप नायर और मुशाहिद हुसैन सईद को दिया। जनरल ज़िया के तैयारे के हादसे के बाद ही अमेरिका ने प्रेस्लर और ब्राउन तरामीम के नाम से पाकिस्तान पर पाबंदियां लगा दी। बेनज़ीर के दोनों अदवार में उन पर न्यूक्लियर प्रोग्राम रोल बैक करने का प्रोपेगेंडा किया जाता रहा, लेकिन उन्होंने न सिर्फ इसको जारी और सारी रखा, बल्कि पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम भी शुरू कर दिया। आर्मी और सिविल हुकूमत के बाहमी मशवरे से उस वक्त ये फैसला किया गया था कि पाकिस्तान के पास इतना यूरेनियम आ गया है कि वो बॉम्ब बना सके, लिहाजा उन्होंने मज़ीद यूरेनियम बनाने के अमल को रोक दिया था एक स्टेज पे, और इस फैसले में फ़ौज और सिविल हुकूमत दोनों शामिल थे। पॉलिसी ये थी कि हमें इस एटमी दौड़ में शामिल होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने देखा कि जंग के वक्तों में रूस ने, अमेरिका ने हज़ारों एटम बम बनाए, अपने वसाइल ज़ाया किए, अपने वक्त ज़ाया किया। हमने एक महदूद नंबर जब बना लिया और ये देख लिया कि अब ये काफ़ी है, तो मोहतरमा ने ये पॉलिसी बनाई और उस पर अमल होता रहा। आज भी उसी पे अमल होता रहा है। तो ये अगर किसी का तासुर है कि उन्होंने उसको रोल बैक करने की कोशिश की या उसको महदूद करने की कोशिश की, तो कतई गलत है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो पॉलिसीज़ थी वो उनके वालिद साहब की पॉलिसीज़ नहीं थी, वो ज़्यादा प्रो अमेरिकन थी, उनकी लीनिंग बहुत ज़्यादा थी और उनके सोच में लगता है कि फ़र्क था ZAB की कंपैरिजन में। लेकिन बहरहाल न्यूक्लियर प्रोग्राम हमारा चलता रहा है, कई दफ़ा ब्रेक्स लग गई होंगी, थोड़ी सी आहिस्ता हो गया होगा, लेकिन चलता रहा है, कायम रहा है, क्योंकि इस पे इतना बड़ा नेशनल कंसेंसस है कि बहुत मुश्किल है किसी हुकूमत के लिए इस पे कम से कम ओपनली कॉम्प्रोमाइज करना। उन्होंने एक